सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार में। मेरे चैनल पर बहुत से मैसेज आ रहे थे कि 6 नंबर फॉर्म के बारे में बताएं कि 6 नंबर फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि 6 नंबर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपका जो 6 नंबर फॉर्म होता है उसके अंदर प्रसव पूर्व सेवाएं का सबसे पहला पेज होता है। तो उसके अंदर आपको गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना होता है। तो गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण इस महीने आपके पास कितनी गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हुई हैं जो 15 साल से कम आयु की है, 15 से 19 वर्ष की है, 19 से 49 वर्ष की है, 49 वर्ष से अधिक उम्र की है। तो इसके अंदर से आपके पास कितनी गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हुई हैं उनका डाटा यहाँ पर भरा जाएगा। मेरे पास इस महीने 6 गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हुई हैं जो 19 से 49 वर्ष के बीच की है। तो वो 6 गर्भवती महिलाओं को मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। इसके बाद आगे आता है कि इनमें से 12 सप्ताह पूर्व पंजीकृत कितनी गर्भवती महिलाएं थी। तो ये सभी 12 सप्ताह पूर्व थी, तो मैंने यहाँ पर 12 सप्ताह पूर्व 6 की 6 यहाँ पर डाल दिया है। यदि आपके पास 6 में से 5 12 सप्ताह पूर्व हुई है, 4 हुई है, तो यहाँ पर 5 या 4 आप डाल देंगे। इसके बाद आता है कुल दर्ज एएनसी फुटफॉल केसेज, पुराने केसेज व नए पंजीकृत केसेज। यहाँ पर आप देखें पुराने केसेज व नए पंजीकृत केसेज। जो आपके पास पुराने व नए पंजीकृत केसेज कितने हैं वो आप डालने। अब पुराने और नए कैसे जोड़ेंगे, तो आपके पास 6 तो नई एएनसी आई है। उसके बाद इस महीने आपके पास सेकंड जांच करवाने वाली कितनी महिलाएं आई, थर्ड जांच करवाने वाली कितनी महिलाएं आई है और फोर्थ जांच कराने वाली कितनी महिलाएं आई है। ये तीनों कॉलम जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन तीनों कॉलम को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 11, 8, 19, 5, 24 और 6, 30। तो यहाँ पर आपका सेकंड एएनसी, थर्ड एएनसी, फोर्थ एएनसी और जो नई एएनसी आई है उन सब का जोड़ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुराने केसेज और नए पंजीकृत केसेज, यानी पुराने और नए दोनों जोड़ करके आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास टोटल 30 हो गए, तो यहाँ पर 30 डालेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एएनसी सेवाएं। एएनसी सेवाएं के अंदर गर्भवती महिलाएं जिन्हें टीडी फर्स्ट की खुराक दी गई है, यानी इस महीने आपके पास जो 6 गर्भवती महिलाएं आई है तो उन 6 में से आपने टीडी फर्स्ट कितनी महिलाओं को लगाया है और टीडी बूस्टर कितनी महिलाओं को लगाया है वो आपके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस महीने मेरे पास जितनी भी गर्भवती महिलाएं आई है, जो नई एएनसी आई है, सेकंड जांच वाली आई है, थर्ड जांच वाली और फोर्थ जांच वाली, इन गर्भवती महिलाओं में से मैंने कितनी गर्भवती महिलाएं ऐसी है जिनको टीडी फर्स्ट दिया है, टीडी सेकंड दिया है और टीडी बूस्टर दिया है। तो टीडी फर्स्ट मैंने यहाँ पर 3 गर्भवती महिलाओं को दिया है। तो ये जो आपके पास 6 गर्भवती महिलाएं आई है, सबसे पहले इनका आपका डाटा आएगा। इन 6 में से ये 3 तो मैंने टीडी फर्स्ट दिया है और 3 मैंने टीडी बूस्टर दिया है। ये 3 तो वो गर्भवती महिलाएं मेरे पास आई है जो या तो वो फर्स्ट बार गर्भवती है या वो 3 साल के गैप के बाद फिर से गर्भवती हुई है, तो उनको हम टीडी फर्स्ट देंगे। 6 में से जो 3 और रह गई है उनको मैंने टीडी बूस्टर दिया था, तो वो टीडी बूस्टर वाले कॉलम में आ जाएगी। इसके बाद सेकंड खुराक वाली है, टीडी की सेकंड खुराक वाली आपके पास कितनी आई है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आता है गर्भवती महिलाएं जिन्हें प्रथम तिमाही में फोलिक एसिड गोलियां दी गई। प्रथम तिमाही में फोलिक एसिड गोलियां आप सबको देनी है। जितनी आपके पास नई गर्भवती महिलाएं आई उन सबको आपको देनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो 6 गर्भवती महिलाएं आई थी तो उन 6 को आपने फोलिक एसिड गोलियां देनी और यहाँ पर आपका 6 का आंकड़ा आ जाएगा। उसके बाद आता है गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें 180 आयरन फोलिक एसिड आईएफए की गोलियां पूरा कोर्स प्रदान किया, यानी 180 टेबलेट आपको सभी गर्भवती महिलाओं को देनी ही होती है, चाहे उसका एचबी कितना ही हो। तो 180 टेबलेट तो आप सबको देते हैं। तो मेरे पास जो 6 नई गर्भवती महिलाएं आई थी तो उन 6 की 6 गर्भवती महिलाओं को मैंने 180 टेबलेट दी थी, तो यहाँ पर मैंने 6 का आंकड़ा डाल दिया है। उसके बाद आता है 360 आयरन फोलिक एसिड टेबलेट किनको दी है। तो 360 आयरन टेबलेट आपको कौन सी महिलाओं को देनी है जिनका एचबी 12 ग्राम से कम हो। जिनका एचबी 12 ग्राम से कम है उन सब महिलाओं को 360 आयरन की टेबलेट देनी है। तो मेरे पास 6 जो गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हुई थी उन सबका एचबी 12 ग्राम से कम था, तो उन सबको मैंने 360 टेबलेट दी है। तो यहाँ पर मैंने उन 6 का आंकड़ा यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आता है कैल्शियम की 360 टेबलेट, तो उन सभी को आपको कैल्शियम भी देनी है। तो इन 6 गर्भवती महिलाओं को मैंने कैल्शियम दिया है, वो 6 मैंने यहाँ पर कैल्शियम में डाल दिया है। उसके बाद आता है गर्भवती महिलाएं जिन्हें प्रथम त्रैमास के पश्चात एल्बेंडाजोल टेबलेट दी। प्रथम त्रैमास के बाद एल्बेंडाजोल टेबलेट दी, यानी जिन गर्भवती महिलाओं ने प्रथम त्रैमास पूरा कर लिया है, 3 महीना पूरा हो गया है, चौथा महीना लग गया है, तो चौथे से और छठे महीने के बीच में हमें एल्बेंडाजोल टेबलेट गर्भवती महिलाओं को देनी होती है। तो वो मेरे पास इस महीने ऐसी 11 महिलाएं थी जिनको मैंने एल्बेंडाजोल टेबलेट दी है, तो वो 11 की 11 आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आता है गर्भवती महिलाएं जिन्हें प्रसव पूर्व पीड़ा होने पर
कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया। कोर्टिकोस्टेरॉइड आपने कितनी महिलाओं को दिया? तो मैंने प्रसव पूर्व पीड़ा होने पर किसी भी महिला को कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दिया है, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। इसके बाद अगला कॉलम आता है हाइपरटेंशन से संबंधित। तो हाइपरटेंशन वाली गर्भवती महिलाएं जो 140 और 90 से ज्यादा बीपी वाली कितनी महिलाएं थी आपके पास? मैंने ऊपर आपको बताया था जो 30 गर्भवती महिलाएं आपके पास आई थी, उनमें से 140-90 से अधिक बीपी वाली कितनी महिलाएं आपको मिली है? यदि मिली है तो उनकी संख्या यहाँ डालेंगे। तो मेरे पास इनमें से कोई भी महिला हाइपरटेंशन वाली 140-90 से ऊपर बीपी वाली नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। इसके बाद आता है प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया के केसेस, यानी प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया के केसेस आपके पास हो तो वो कितनी है, उनकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। इसके साथ साथ आपको बता देता हूँ प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया के केसेस आपको कैसे पता चलेगा कि प्री एक्लेम्पसिया है या एक्लेम्पसिया। तो प्री एक्लेम्पसिया के अंदर क्या होता है, इसके लक्षण आपको क्या मिलेंगे? ये आमतौर पर गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद विकसित होती है। इसके अंदर उच्च रक्तचाप, 140-90 से ज्यादा बीपी होगा, या पेशाब में प्रोटीन, हाथों पैरों चेहरे में सूजन, सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना, दोहरा दिखाई देना, रोशनी की चमक दिखना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, विशेषकर दाईं ओर, जी मिचलना या उल्टी होना, मूत्र की मात्रा कम होना, अचानक वजन बढ़ना। इस प्रकार के लक्षण वाली कोई गर्भवती महिला आपको मिली है तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आता है एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया के लक्षण में क्या होगा? प्री एक्लेम्पसिया के मैंने जो आपको लक्षण बताए वो सभी लक्षण उसके अंदर मिलेंगे। इसके अलावा दौरे आना, हाथ पैर अकड़ना, झटके देना, बेहोशी या चेतना की कमी होना, सांस लेने में कठिनाई होना, कभी कभी कोमा में भी चले जाना। तो इस प्रकार के लक्षण वाली कितनी गर्भवती महिला मिली है वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो मेरे पास इस प्रकार की कोई भी गर्भवती यहाँ पर नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। इसके बाद है एएनसी के दौरान मैनेज किए गए नए प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया के केसेस, यानी आपने अपने स्तर पर कितने मैनेज किए तो वो संख्या आपको डालनी है। तो मेरे पास कोई प्री एक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया की गर्भवती नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। तो अब आगे आता है खून की कमी वाली गर्भवती महिलाएं, यानी खून की कमी वाली गर्भवती महिलाएं। कितनी ऐसी गर्भवती महिलाएं आपके पास इस महीने आई है जिनका आपने हीमोग्लोबिन की जांच की? तो हीमोग्लोबिन की जांच कितनी गर्भवती महिलाओं की? तो यहाँ पर जो 6 नई गर्भवती महिलाएं आई है उन 6 गर्भवती महिलाओं की आपको जांच करनी है। तो यहाँ पर मैंने 6 डाल दिया है। इन 6 गर्भवती महिलाओं की जांच की थी, उनके अंदर 7 से 10.9 के बीच में आपको कितनी गर्भवती महिलाओं का HB मिला? तो उनके अंदर से मेरे को 5 गर्भवती महिलाओं का HB 7.1 से 10.9 के बीच में मिला है। इसके बाद आता है जांच की गर्भवती महिलाओं में से जिनके हीमोग्लोबिन 7 से कम रहा हो। तो 7 से कम हीमोग्लोबिन वाली कितनी गर्भवती महिलाएं आपको मिली है? तो मैंने 6 गर्भवती महिलाओं का HB चेक किया, इनमें से कोई भी गर्भवती महिलाएं 7 से कम वाली नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। इसके बाद आता है गर्भवती महिलाएं जिनकी 4 व अधिक बार HB जांच की गई। यहाँ पर आपको कौन सी संख्या डालनी है? यहाँ पर आपको उनकी संख्या डालनी है जिन गर्भवती महिलाओं की आपने 4 जांच पूरी कर ली है। तो जिनकी 4 जांच पूरी हो चुकी है तो उनका आपने 4 या 4 से अधिक बार HB जांच कर लिया है, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो मेरे पास इस महीने 5 गर्भवती महिलाएं ऐसी थी जिनकी मैंने 4 जांच पूरी कर ली है, तो उनका 4 या 4 से अधिक बार HB जांच हो चुका है, तो वो मेरे पास 5 महिलाएं थी, उनका मैंने यहाँ पर संख्या डाल दी है। ऊपर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए 4 जांच वाली गर्भवती महिलाएं, यहाँ पर मैंने 4 जांच वाली गर्भवती महिलाएं डाला था 5, ये 500 का मैंने 4 या 4 से अधिक बार HB जांच कर दिया है, तो उनकी संख्या मैंने यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद आता है गर्भवती महिलाएं जिन्हें गर्भकालीन मधुमेह पाया गया। तो यहाँ पर देखें गर्भवती महिलाएं जिनका OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT जिसे बोलते हैं, द्वारा ब्लड शुगर जांच की गई। तो यहाँ पर आपके द्वारा OGTT की जांच नहीं की जाती है सब सेंटर लेवल पर, तो आपने किसी भी गर्भवती महिला का OGTT जांच नहीं की, तो यहाँ पर आप 0 डालेंगे। OGTT में गर्भवती महिलाएं जिनका GDM पॉजिटिव पाया गया, तो मैंने किसी जांच नहीं की, तो यहाँ पर GDM पॉजिटिव पाया गया, वहां पर भी 0 आएगा। GDM पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं जिन्हें इंसुलिन मेटफॉर्मिन दी गई, इंसुलिन मेटफॉर्मिन भी मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी OGTT वाली गर्भवती महिलाएं नहीं थी, तो यहाँ पर 000 आपको डालनी है। आगे आता है सिफिलिस रोग वाली गर्भवती महिलाएं। सिफिलिस रोग वाली गर्भवती महिलाएं आपके पास कोई है तो उनको आप देखेंगे। गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी सिफिलिस की जांच की गई। अब सिफिलिस की जांच यहाँ आ गया, गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी सिफिलिस की जांच डायरेक्ट इन लेबर वुमेन स्क्रीन VDRL, TPHA, RDT, POC 4 के माध्यम से किया गया। तो ये आपने यहाँ पर जांच की है,
तो वो संख्या डालेंगे। तो सिफिलिस की जांच भी आपने नहीं की है तो यहाँ पर आप 0 डाल देंगे। उसके बाद आता है गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी सिफिलिस की जांच सेरो पॉजिटिव पाई गई, तो सेरो पॉजिटिव आपको कोई मिली है तो उनकी संख्या यहाँ पर आप डाल देंगे, अन्यथा 0 कर देंगे। आगे आता है गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी सिफिलिस सेरो पॉजिटिव पाई गई तथा उनका उपचार शुरू किया गया, तो यहाँ पर आपने कोई उपचार शुरू नहीं किया है, किसी महिला को नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद आता है सिफिलिस पॉजिटिव महिला से जीवित जन्म बच्चों की संख्या। यदि कोई सिफिलिस पॉजिटिव महिला है, उनकी कोई डिलीवरी आपके यहाँ हुई है तो उनकी संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे, अन्यथा 0 कर देंगे। इसी तरह आगे सिफिलिस पॉजिटिव महिला से जीवित जन्म बच्चों की सिफिलिस जांच की गई, सिफिलिस पॉजिटिव पाए गए बच्चों का उपचार शुरू किया गया, तो इस प्रकार की कोई महिला आपके पास नहीं थी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। गर्भवती महिलाओं की टीबी की जांच, अब गर्भवती महिलाओं की टीबी की जांच है तो यहाँ पर आगे आता है गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी टीबी की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग आपके पास जितनी भी गर्भवती महिलाएं आती है सबकी आपको करनी है, और स्क्रीनिंग आप कैसे करेंगे, वो लक्षणों के आधार पर करेंगे। लगातार खांसी आ रही हो 2 सप्ताह से अधिक, खांसी में खून आना, सीने में दर्द होना, भूख न लगना, वजन कम होना, रात में पसीना आना, बुखार अक्सर हल्का शाम के समय, थकान और कमजोरी, इस प्रकार के लक्षण वाली कोई गर्भवती महिला आपको मिली है तो उनकी संख्या आप नीचे वाले कॉलम में डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी टीबी की जांच की गई, यानी उनकी आपको टीबी की जांच करवानी है। तो लक्षण के आधार पर स्क्रीनिंग आपने सबकी कर ली, परंतु इनके अंदर कोई ऐसा लक्षण नहीं मिला तो उनकी आपने जांच करवाई है। यदि इनमें से कोई ऐसा लक्षण मिला है, उनकी जांच करवाई है तो यहाँ पर संख्या डालेंगे, अन्यथा 0 कर देंगे। इनमें से जांच करवाई है, उनमें से पॉजिटिव कितनी आई और जिनका पॉजिटिव आ गया उनका उपचार कितना शुरू किया गया और रेफर कितनी की गई, वो संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। आगे उच्च जोखिम जटिल गर्भधारण, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या। अब उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या जो हाई रिस्क श्रेणी के अंदर आती है, तो वो हाई रिस्क श्रेणी के अंदर जो गर्भवती महिलाएं उनकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का एक फॉर्मूला बताता हूँ, ISAME। इसमें फॉर्मूला से आप याद रखेंगे, इसमें के अंदर I का मतलब है उम्र, एज 18 साल से कम या 35 साल से अधिक। S का मतलब है सर्जरी, जो सर्जरी है पिछली डिलीवरी ऑपरेशन से हो या 2 से अधिक बार सिजेरियन ऑपरेशन हुआ हो तो वो S। A से एनीमिया, M से मेडिकल समस्याएं, E से एक्स्ट्रा रिस्क। तो ये आप इस समय फॉर्मूला याद रखेंगे। 18 साल से कम या 35 साल से अधिक उम्र की कोई गर्भवती महिला है तो वो हाई रिस्क की श्रेणी में मानी जाएगी। सर्जरी से किसी की डिलीवरी हुई है तो वो हाई रिस्क में मानी जाएगी। एनीमिया किसी को है यानी 7 से कम HB वाली। मेडिकल समस्याएं के अंदर हाई BP, डायबिटीज, थायराइड, TB, HIV है। E एक्स्ट्रा रिस्क के अंदर जुड़वा गर्भ, उल्टा बच्चा, पानी की थैली समय से पहले फटना, जटिल डिलीवरी। तो ये इसमें फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये है आपका हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को पहचानने का एक फॉर्मूला। इस प्रकार की जानकारी आपको और कोई नहीं देगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए ट्रेनिंग वीडियो में लेकर के आता रहता हूं और इस चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियो डाले गए हैं जिससे आपको अपने कार्य के अंदर बहुत सहायता मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को अपने साथ के सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजेंगे ताकि सभी को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं कौन सी होती है, इसमें फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है। उस फॉर्मूले के आधार पर आप जटिल गर्भधारण वाली गर्भवती महिलाओं को पहचान सकते हैं। तो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसके आधार पर आपके पास कितनी मिली है, कोई मिली हो तो इनकी संख्या लिखेंगे, नहीं है तो यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया है। आगे है इसके अंदर गर्भवती महिलाओं में से इंट्रापार्टम हेमरेज क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। तो आपको इंट्रापार्टम हेमरेज क्या है ये बताता हूँ। इंट्रापार्टम हेमरेज के लक्षण होते हैं योनि से अत्यधिक खून आना, तेज पेट दर्द होना, प्रसव में अचानक बाधा आना, मां का रक्तचाप गिरना, भ्रूण की हृदय गति में गिरावट आना, बेचैनी, थकान, बेहोशी होना। इस प्रकार के लक्षण वाली कोई गर्भवती महिला आपके पास आती है तो वो आपको इंट्रापार्टम हेमरेज की श्रेणी में आती है। प्रसव डिलीवरी के समय यानी सक्रिय प्रसव की अवधि होती है, एक्टिव लेबर फेज होता है, के दौरान होने वाली अत्यधिक रक्तस्राव, अधिक ब्लीडिंग होती है तो उसे हम इंट्रापार्टम हेमरेज की श्रेणी में मानते हैं। तो इस प्रकार की कोई गर्भवती महिला आपके पास आई है तो उनकी संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके अंदर आगे आता है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से केवल पोस्टपार्टम हेमरेज, यहाँ पर आता है PPH। इंट्रापार्टम हेमरेज तो है सक्रिय प्रसव के दौरान, और पोस्टपार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही हो
तो वो कितनी गर्भवती महिलाएं आपके पास ऐसी आई है उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। मेरे पास कोई ऐसी गर्भवती महिलाएं नहीं आई तो मैंने 0 डाला है। आगे आता है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं जिन्हें केवल सेप्सिस है। सेप्सिस यानी कोई संक्रमण हो गया है। सेप्सिस के लक्षण भी इसी प्रकार होंगे, उनको तेज बुखार है, संक्रमण है, योनि से जो स्राव हो रहा है उसके अंदर बदबू आ रही हो, तो इस प्रकार के कोई लक्षण है तो वो सेप्सिस के अंदर होगी। इस प्रकार की कोई गर्भवती महिलाएं आपके पास आई है तो उनकी संख्या यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं जिन्हें केवल एक्लेम्पसिया, मैंने एक्लेम्पसिया के आपको पहले बता दिया लक्षण, तो वो एक्लेम्पसिया वाली कोई गर्भवती महिला आपके पास आई है तो वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। आगे है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से केवल बाधित प्रसव वाली महिलाएं, जो बाधित प्रसव वाली जिनकी डिलीवरी के समय कोई दिक्कत हो तो वो संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आता है ऊपर दी गई जटिलताओं में से एक से अधिक जटिलताओं, यानी आपने ऊपर जो मैंने आपको जटिलताएं अभी बताई है उनमें से एक से अधिक जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाएं आपके पास कितने आई है वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। मेरे पास ऐसी कोई गर्भवती महिला नहीं आई तो मैं 0 डाल रहा हूँ यहाँ पर। आप आगे देखते रहें। प्रसव पूर्व उच्च जोखिम एंटीपार्टम वाली नई महिलाएं आपके पास कितनी मिली है, वो प्रसव पूर्व उच्च जोखिम जिसे एंटीपार्टम बोलते हैं वो गर्भवती महिलाएं आपके पास कितनी मिली है वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। उच्च जोखिम वाली एएनसी केसेस की संख्या जिन्हें उच्च संस्था पर रेफर किया गया, यानी आपने आगे रेफर कितनी गर्भवती महिलाओं को किया वो संख्या डाल देंगे। तो इस प्रकार की मेरे पास यहाँ पर कोई गर्भवती महिलाएं इस महीने नहीं आई तो मैं यहाँ आगे 0 डाल रहा हूँ सब में। इंट्रापार्टम और पीएनसी उच्च जोखिम गर्भावस्था के मामलों में कुल संख्या जिन्हें उच्च स्तर अन्य संस्था के लिए रेफर किया। प्रसव पूर्व या प्रसव के बाद आपको कोई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला मिली है तो उनमें से कितनी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको आपने उच्च संस्था पर रेफर किया वो यहाँ पर डाल देंगे। आगे देखें गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका निम्न जांच की गई और उसका परिणाम क्या रहा, तो निम्न में से ये सभी जांचें हैं आपके यहाँ। तो यहाँ पर आप देखें गर्भवती महिलाओं की संख्या कुल HbSAg की जांच। HbSAg क्या है, HbSAg है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की आपने कितनी गर्भवती महिलाओं की जांच की है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो हेपेटाइटिस बी की जांच मैंने किसी भी गर्भवती महिला की नहीं की तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। या आपने यदि किसी गर्भवती महिला की HbSAg हेपेटाइटिस बी की जांच की है तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। और HbSAg हेपेटाइटिस बी की जांच आपको हर गर्भवती महिला की करनी होती है। आपको हर HB की जांच के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कितनी गर्भवती महिलाएं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाई गई, हाँ या नहीं, वो आपको भरना होता है। गर्भवती महिलाओं में से कुल पाए गए HbSAg पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव कितनी मिली, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के अंदर आपने रेफर कितने किए। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका संस्थान पर प्रसव हुए, आपके संस्था पर कितने ऐसे प्रसव हुए जिनके जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं थी। और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव महिला से जन्मे बच्चों की संख्या जिनको आपने हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज लगाई है वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाए गए केसेस, हेपेटाइटिस बी HbIg प्राप्त करने वाले नवजातों की संख्या, तो वो आपके 24 घंटे के भीतर आपने किसी को दिया है तो वो संख्या यहाँ पर डालनी है, नहीं तो नहीं डालनी है। आ गया मलेरिया जांच, मलेरिया पॉजिटिव। आपने मलेरिया जांच कितनी गर्भवती महिलाओं की और मलेरिया पॉजिटिव कितनी गर्भवती महिलाएं मिली, यानी आपको मलेरिया जांच भी सभी गर्भवती महिलाओं की करनी है। उनके अंदर से आपको कोई मलेरिया पॉजिटिव मिली है तो वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे, नहीं मिली है तो यहाँ पर 0 कर देंगे। तो आपको मलेरिया जांच सभी गर्भवती महिलाओं की करनी है। तो आपके पास इस महीने 6 गर्भवती महिलाएं आई है तो यहाँ पर आप 6 डाल दें। 6 महिलाओं की आपने मलेरिया जांच की है और उनमें से मलेरिया जांच आपने की उसके अंदर से पॉजिटिव आपको 0 मिली तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। मलेरिया की ब्लड सलाइन आपको सभी गर्भवती महिलाओं की बनानी है तो यहाँ पर 6 की 6 आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आता है गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका यूरिन टेस्ट किया गया। तो यहाँ पर आगे आता है यूरिन जांच जिनका पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 और नेगेटिव। तो इस प्रकार का आपको यूरिन जांच के लिए एक स्ट्रिप दे रखी है और उसके साथ एक डिब्बा आता है, उस डिब्बे के ऊपर इस प्रकार के कोड आपको लिखे हुए होते हैं। तो उसके अंदर आपको देखना होता है कि यूरिन जांच के बाद आपको पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 वाली कितनी गर्भवती महिलाएं मिली है। तो ये आपको जांच करनी अनिवार्य है, सभी गर्भवती महिलाओं की करनी है। यहाँ पर आपने इसकी ये जांच की है तो यहाँ पर आप संख्या डाल देंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं डालेंगे। मेरे पास 6 गर्भवती महिलाएं थी, मैंने 6 की यहाँ पर जांच की है तो यहाँ पर मैं 6 डाल देता हूँ। उसके बाद आता है यूरिन पॉजिटिव, यानी इसके अंदर आपको पॉजिटिव कितनी मिली, तो पॉजिटिव मेरे पास कोई नहीं थी, यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया है। यूरिन न्यूट्रिएंट की जांच, अब यूरिन न्यूट्रिएंट की जांच भी आपको करनी है। यूरिन न्यूट्रिएंट की जांच आपने की है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। मैंने 6 गर्भवती महिलाओं की है तो मैंने यहाँ पर 6 डाल दिया है, नहीं की है तो आप यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। तो आपको साथ के साथ बता देता हूँ कि आप यूरिन जांच करते हैं, ये जांच किसके लिए होती है। यह जांच मूत्र में सफेद रक्त कोशिकाओं को दर्शाता है, सूजन या संक्रमण का संकेत होता है। यूरिन कल्चर, इसके अंदर संक्रमण की पुष्टि और बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। यूरिन नाइट्रेट की जांच, तो यूरिन नाइट्रेट पॉजिटिव या नेगेटिव आपको मिली
तो ये कितनी गर्भवती महिलाएं थी, आपको इसकी जांच की। तो यूरिन नाइट्रेट की जांच के लक्षण, इसके अंदर लक्षण क्या है, बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन या दर्द होना, बदबूदार या गंदा पेशाब आना, बुखार, पेट या पीठ दर्द होना, तो इस प्रकार के लक्षण वाली कोई मिलती है तो उसकी आपको यूरिन नाइट्रेट की जांच अवश्य करनी चाहिए। यूरिन नाइट्रेट के अंदर आपको क्या मिलता है, यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन यानी मूत्र संक्रमण, यूटीआई का आपको पता चलता है। यूटीआई, आरटी, एसटीआई की जांच आपको करनी होती है, तो यह जांच आपको सभी गर्भवती महिलाओं की करनी चाहिए। इसके बाद आता है, ये पॉजिटिव मिली है तो यहाँ पर संख्या नहीं, 0 कर देंगे। एएसबी जांच, ये ऑटोमेटिक, जो आपने ये 6 यहाँ पर डाला है, 6 यहाँ पर डाला है, ये 12 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एएसबी जांच यहाँ पर आपको 12 करना है। एएसबी जांच आपने ये सभी गर्भवती महिलाओं की दोनों जांच कर ली है, तो इन दोनों जांच के अंदर आ जाता है। ये जांच क्या होती है, बिना किसी संक्रमण के लक्षण के बैक्टीरिया तो है या नहीं है, यह जांच इसके अंदर की जाती है। एएसबी अगर अनदेखा किया जाए तो यह पाइलोनेफ्राइटिस, गुर्दे का संक्रमण, पाइलोनेफ्राइटिस यानी गुर्दे का संक्रमण समय से पहले प्रसव या कम वजन वाले शिशु का कारण बन सकता है। इसके बाद एएसबी पॉजिटिव इसके अंदर कोई मिली है तो वो आपको यहाँ पर आप पॉजिटिव डालेंगे, वो संख्या ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, वही संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। एल्बुमिन एंड शुगर की जांच आप सभी गर्भवती महिलाओं की यूरिन जांच करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर 6 की 6 यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाल दोगे। यूपीटी के लिए जांच की गई, यूपीटी के लिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपने कितनी गर्भवती महिलाओं को किया, तो यहाँ पर मेरे पास जो 6 गर्भवती महिलाएं थी उन सब 6 का तो आपको करना ही है। उन 6 की आपने यूरिन जांच की है, तभी आपको पता चला है कि वो गर्भवती महिलाएं हैं। इसके अलावा भी हो सकता है आपके पास 1-2 महिलाएं ऐसी आ गई हो जिनकी आपने यूपीटी जांच की है, वो यूपीटी पॉजिटिव नहीं मिली, तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप 6 ही डालें, यहाँ पर हो सकता है आपका 6, 8, 10, 12 कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने इस महीने कितनी यूपीटी की जांच की, वो संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। आगे आता है गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी जटिलता का संस्था पर इलाज किया गया, यानी आपके पास कोई जटिल गर्भवती महिला मिली है और उसका इलाज आपने अपनी संस्था पर किया है, तो उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। कोई ऐसी गर्भवती महिला मेरे पास इस महीने नहीं आई, जटिल गर्भधारण वाली थी, तो यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया है। आगे गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें जटिलताओं के कारण उच्च संस्था पर रेफर किया, यानी आपने किसी गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर रेफर किया है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, नहीं किया है तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। तो ये मैंने आपको 6 नंबर फॉर्म का पहला पेज इस वीडियो के अंदर बताया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला पार्ट आपको बताऊंगा। यदि आपको 6 नंबर फॉर्म के सभी पार्ट सीखने हैं, देखने हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और इस वीडियो को अपने साथ के सभी साथियों के पास जरूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।